जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल सम्राट अपने YouTube चैनल GS बाई गोपाल सम्राट पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं हाजीपुर शहर के रामबालक चौक पर यादव कॉम्प्लेक्स में लगभग 7 से 8 साल तक GS की कक्षाएं संचालित करता था, लेकिन मेरा चयन 2018 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो गया है। इसलिए समय के अभाव के कारण मैं ऑफलाइन कक्षाएं संचालित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा यह इच्छा रहती है कि मैं अपने स्टूडेंट के बीच में रहूँ, अपने स्टूडेंट का जो समस्या है उसको सुनूँ, उसको दूर करूँ। यह मेरी एक अपनी इच्छा होती है। इसलिए मैं एक अपना चैनल बनाया हूँ, YouTube चैनल। इसके माध्यम से मैं आप सभी विद्यार्थियों के बीच में रहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल बेसिक से GS की जो विषय वस्तु है उसको आप लोग के सामने प्रस्तुत करता था। GS में आप लोग जानते हैं कि लगभग 7 सब्जेक्ट होते हैं जिसको हमें पढ़ना होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ साइंस सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आगे हम मिसलेनियस थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा करेंट अफेयर पढ़ते हैं। अब मिसलेनियस और करेंट अफेयर की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन प्रतियोगिता परीक्षा में बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में हम अपना जो ट्रेडिशनल जो GK GS है उसको छोड़ दें। जब तक आपका संपूर्ण GS के विषय वस्तु पर फोकस नहीं रहेगा, प्रतियोगिता परीक्षा में सिलेक्शन लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए कुछ बातें को हम पढ़ते हैं कि आखिर GS को कैसा पढ़ा जाए। GS को पढ़ने के लिए सबसे पहले अंदर से ललक पैदा होनी चाहिए, अंदर से एक एनर्जी होना चाहिए कि नहीं, हमको इस चीज़ को पढ़ना है। तो पढ़ने में आपको तब मन लगेगा जब तक कि आप उस सब्जेक्ट के बेसिक ज्ञान को प्राप्त ना कर लें। तो यहाँ हम सबसे पहले कुछ ऐसा वीडियो बनाएंगे जो बिल्कुल बेसिक होगा, और ख़ासकर वैसे स्टूडेंट जो GS से भागते हैं या GS को पढ़ने वाले हैं, मतलब शुरू करने वाले हैं, वैसे स्टूडेंट को हमारा जो वीडियो होगा वह काफ़ी लाभदायक होगा, महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि मन जब तक नहीं लगेगा GS पढ़ने में तब तक आप पढ़िएगा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि GS रटने का विषय है, रट ले, वन लाइनर जो है वह रट लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में उसका उतना फायदा नहीं होता है जितना फायदा आप लेक्चर सुनते हैं या पूरा आप डिस्क्रिप्टिव टाइप का पढ़ते हैं, उतना फायदा आपको होता है, लेकिन वन लाइनर में उतना फायदा आपको नहीं होता है। चलिए इसी के साथ हम आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है पॉलिटी। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री का भी कुछ वीडियो हम डालेंगे, इकोनॉमिक्स का भी डालेंगे, ज्योग्राफी का भी डालेंगे, लेकिन यह मेरा फर्स्ट वीडियो है। और मैं प्रारंभ भी जब करता था कक्षाएं GS का, तो उसमें हम पॉलिटी सबसे पहले पढ़ाते थे, क्योंकि जब तक आप पॉलिटी नहीं पढ़िएगा तब तक आपको अंदर से GS पढ़ने की ललक पैदा नहीं होगी। पॉलिटी इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें संविधान पढ़ा जाता है, और एक जो भारतीय नागरिक है वह सभी लोग यदि संविधान का अध्ययन कर लें तो उनको यह पता चल जाएगा कि अपना अधिकार क्या है, देश के प्रति कर्तव्य क्या है, सरकार कैसे बनती है, कैसे बिखरती है। ये सब बातें हम लोग को पॉलिटी में ही पढ़ना होता है। तो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें संविधान तो पढ़ना ही है कि संविधान जो है वो आपके लिए क्या क्या जो अधिकार हैं वह दिए हैं, आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, वह सभी प्रकार की बातें भारतीय संविधान में लिखी रहती है। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि संविधान को कम से कम पढ़िए, वह प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और ऐसे दैनिक जीवन जीने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम पहला टॉपिक आपको पॉलिटी से रखेंगे। आइए जानते हैं कि पॉलिटी होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस दो अलग अलग चीजें हैं। पॉलिटिकल साइंस एक वृक्ष है और पॉलिटी उसका शाखा है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो इसका एक शाखा हुआ पॉलिटी। पॉलिटी उसका एक शाखा हुआ। पॉलिटिकल साइंस से हम लोग ऑनर्स करते हैं, रिसर्च करते हैं उस पर, या आगे एक स्वतंत्र विषय बनाकर इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन पॉलिटी जो है इसका अध्ययन केवल हम लोग
जीएस की पढ़ाई को करने के लिए ही करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पॉलिटी है क्या। सबसे पहले आप लोग इस बात को जान जाइए कि पॉलिटी का अर्थ क्या होता है। पॉलिटी का अर्थ होता है राज व्यवस्था। पॉलिटी का अर्थ होता है राज व्यवस्था। पढ़ाई लिखाई को और सुगम बनाने के लिए इस राज व्यवस्था को हम दो भाग में तोड़ देते हैं, राज्य और व्यवस्था। राज्य और व्यवस्था। चूंकि राज्य और व्यवस्था इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हम राज्य को नहीं जानेंगे तब तक हम व्यवस्था नहीं समझ पाएंगे कि व्यवस्था है क्या। तो इसलिए हम वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे कि राज्य होता क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था है वह किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो आप लिखते भी जाइएगा, समझते भी जाइएगा। एक नोट्स बुक बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ पॉलिटी का जो वीडियो होगा अपलोड उससे संबंधित जानकारी को आप उसमें लिखिएगा। एकदम सरल भाषा में बताएंगे आपको, इतना तोड़ तोड़ के बता देंगे कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं होगी कि हाँ यह सब चीज़ होता क्या है। एकदम सेट हो जाएगा माइंड में, सिर्फ वीडियो को देखना है। ठीक है, तो राज्य के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि राज्य क्या होता है। उसके बाद व्यवस्था हम समझेंगे कि व्यवस्था संविधान जो है वह राज्य को चलाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था किया है। तो आइए हम देखते हैं कि राज्य होता क्या है। राज्य क्या होता है। किसी भी क्षेत्र को राज्य घोषित करने के लिए हमें 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे यदि आप जानते होंगे कि किसी भी प्रकार की वस्तु जो है उसको बनाने में कुछ तत्व चाहिए होता है। जैसे अगर हम साइकिल की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, या बिल्डिंग की बात करें, या फैन की बात करें, या बोर्ड की बात करें, कोई भी ऐसा विषय वस्तु नहीं है जिसको बनाने में कुछ न कुछ लगा हो। तो राज्य बनाने के लिए भी यहाँ कुछ कंपोनेंट लगते हैं जिसको इस तरह से बताया जा सकता है। राज्य को बनाने के लिए सबसे पहला जो तत्व होता है वह निश्चित भूभाग होता है। निश्चित भूभाग होता है। निश्चित भूभाग कहने का मतलब एक फिक्स्ड एरिया है। जैसे मान लीजिए कि यह एक एरिया है, तो एक एरिया है, आप लोग जाते होंगे। मान लीजिए हम लोग वैशाली जिला के निवासी हैं, तो अभी वैशाली में तो गाड़ी जो है जैसे ही बाउंड्री पार करेगी तो मुजफ्फरपुर में जाएगी। तो मुजफ्फरपुर या वैशाली का एक एरिया होगा फिक्स, तो इसी को कहा जाता है फिक्स्ड एरिया अर्थात निश्चित भूभाग। तो राज्य बनाने के लिए जो पहला तत्व जो चाहिए वह होगा निश्चित भूभाग। अब मान लीजिए कि इस तरह से कोई भूभाग खाली जगह, तो इसको तो आप राज्य नहीं कहिएगा, क्योंकि उसमें और जो राज्य के तत्व है वो फुलफिल नहीं है। तो निश्चित भूभाग के बाद है जनसंख्या। राज्य का दूसरा जो तत्व होता है वह होता है जनसंख्या। राज्य का दूसरा जो तत्व होता है वह होता है जनसंख्या। जैसे इसमें हम आप क्या हैं, जनसंख्या। ठीक है, हम लोग आप लोग क्या है, जनसंख्या है। और जनसंख्या निश्चित नहीं होती। आप लोग जानते हैं कि डेली आदमी जन्म भी लेता है और आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए जनसंख्या जो है वह निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब यह सब जनसंख्या जो है इसमें सभी के सभी लोग जो है वो शरीफ तो नहीं है। सभी के सभी लोग जो है इसमें कुछ चोर भी है, कुछ हत्यारा भी है, कुछ लुटेरा भी है। तो इन पर शासन प्रशासन करने के लिए तीसरा जो तत्व होता है उसका व्यवस्था किया गया है जिसका नाम है सरकार। तीसरा जो तत्व होता है उसका नाम है सरकार। अब यह जो सरकार है वह अपने तौर तरीके से इन सभी जनसंख्या पर क्या करता है, शासन प्रशासन का काम करता है। अगला जो तत्व है राज्य का, और सबसे महत्वपूर्ण तत्व चौथा जिसका नाम है संप्रभुता। जिसका नाम है संप्रभुता। संप्रभुता होता क्या? यह राज्य का सबसे अनिवार्य तत्वों में से होता है संप्रभुता। यह राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में होता है संप्रभुता। अर्थात संप्रभुता होता क्या है? इसके बिना कोई भी राज्य नहीं कहलाएगा। कैसे, हम आपको अभी बताएं। संप्रभुता को समझने के लिए बहुत आसानी शब्दों में आप कह सकते हैं कि संप्रभुता जो है वह एक शक्ति होती है निर्णय लेने की।
जो व्यक्ति अपना आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में खुद सक्षम हो, उस पर किसी भी आंतरिक शक्ति का या बाह्य शक्ति का दबाव ना हो, तो वह व्यक्ति संप्रभु होगा और उसके द्वारा जो लिया गया फैसला है वह संप्रभु फैसला कहलाएगा। जैसे भारत के राष्ट्राध्यक्ष जानते होंगे कि आप कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। अब राष्ट्रपति भारत देश के बाहर और भारत देश के अंदर जो भी फैसला है उसको लेने में सक्षम है। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुए वो संप्रभु हुए, हमारा देश भी क्या हो गया, संप्रभु हुआ। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वह किसी भी प्रकार का फैसला, जैसे मान लीजिए कि बाह्य फैसला के अंतर्गत यह हुआ कि दूसरे देश के साथ हमें संधि करना है या दूसरे देश के साथ हमको युद्ध करना है, तो वह किसी के दबाव में आकर यह फैसला नहीं करेंगे कि हाँ हमें किसी दूसरे देश से युद्ध करना है या संधि करना है। वह किसी दूसरे के दबाव में आकर नहीं करेंगे, वह खुद फैसला लेंगे कि हमको किससे युद्ध करना है। जाहिर सी बात है कि जो कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर गलत नजर रखता है, गलत हरकत करता है, उससे वह युद्ध लड़ने मतलब युद्ध की घोषणा करने में वह खुद सक्षम है। उन पर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं। अगर देश के अंदर वही राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई भी फैसला लेना है, जैसे देश के अंदर किसी नागरिक का और भी मौलिक अधिकार प्रदान करना है या मौलिक कर्तव्य और भी बढ़ाना है, वह फैसला लेने में वो भी स्वतंत्र है। तो देश के बाहर और देश के अंदर कोई भी फैसला लेने में यदि वह स्वतंत्र है तो वह संप्रभु है, अगर स्वतंत्र नहीं है तो वह संप्रभु नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग कहते हैं बिहार एक राज्य है, यूपी एक राज्य है, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री या यूपी के मुख्यमंत्री यदि भारत देश के बाहर का जो कोई फैसला है वह लेने में सक्षम है? नहीं है। हाँ, वह अपने देश के अंदर मतलब वह अपने प्रांत के अंदर का जो फैसला है वह लेने में सक्षम है, लेकिन भारत देश के बाहर कौन लेने में सक्षम हुए? राष्ट्रपति हुए। भारत के अंदर भी लेने में कौन सक्षम हुए? भारत के अंदर जो डिसीजन होगा उसको लेने में कौन सक्षम हुए? हमारे जो राष्ट्रपति है वो। तो संप्रभुता किसमें निहित हो गई? राष्ट्रपति में निहित हो गई, हमारे मुख्यमंत्री में निहित नहीं हुआ। तो संप्रभुता जो है चूंकि राष्ट्रपति के यहाँ निहित है, तो राज्य जो होगा वह भारत हो, न कि यूपी, बंगाल या बिहार। यह सब क्या है? प्रांत। यह सब क्या है? प्रांत है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको राज्य कह देते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि हम बिहार को या पश्चिम बंगाल को या यूपी को मतलब भारत में प्रांत को राज्य कह दिया जाता है, किसके आधार पर? तो यहाँ आंसर होता है कि अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के जो प्रांत है उसको हम राज्य कह देते हैं। ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में संप्रभुता किसमें निहित होती है? यहाँ कंफ्यूजन, कभी कभी ऑप्शन में आपको जनता देगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति देगा। याद रखिएगा, अगर राष्ट्रपति और जनता दोनों ऑप्शन दे तो जनता में टिक मारिएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है, जनता है और 3 कोई ऑप्शन है तो आंसर इसका जनता होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति भी क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, जनता ही के द्वारा होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि एक एमएलए या जो सांसद होते हैं, जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और एमएलए या एमपी को कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को भारत की जनता ही चुन रही है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है राष्ट्रपति का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। तो यहाँ बात आ गया किस पर? जनता पर। इसलिए कहा जाता है कि भारत में संप्रभुता जो है वह जनता में निहित होती है। लेकिन जनता यदि ऑप्शन में न रहे तो आप टिक लगा सकते हैं किसको? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति और जनता दोनों रहे तो आंसर इसका हो जाएगा जनता। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि राज्य बनाने के लिए आपको 4 तत्व लगा। सबसे पहला जो तत्व हुआ वह निश्चित भूभाग हुआ, निश्चित भूभाग हुआ। दूसरा जो तत्व हुआ वह हुआ जनसंख्या, और तीसरा जो तत्व हुआ वह हुआ सरकार, और चौथा जो तत्व हुआ वह हुआ संप्रभुता। संप्रभुता, यह चार तत्वों से मिलकर ही राज्य का क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान रखना है कि राज्य जो है वो भारत है। यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार यह सब राज्य नहीं है, बल्कि क्या है?
प्रांत है। ठीक है, क्योंकि संप्रभुता किसमें निहित हुई? केंद्र में, मतलब राष्ट्रपति में निहित हुई। स्टेट के मुख्यमंत्री वगैरह में संप्रभुता निहित नहीं है, इसलिए यूपी बिहार को हम लोग राज्य न कहकर प्रांत कहते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग कह देते हैं कि यह राज्य है। ठीक है, आगे इतना चीज हम समझ गए, निश्चित भूभाग भी समझ गए, जनसंख्या भी समझ गए, संप्रभुता भी समझ गए। यह सरकार को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि सरकार के बारे में ही पूरे पॉलिटी में हमको पढ़ना है। अभी हम आपको बताएं कि हम लोग जो है वह राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राज्य व्यवस्था। तो राज्य के बारे में तो आप लोग जान गए कि राज्य होता क्या है। व्यवस्था के बारे में हम आपको बताएं कि व्यवस्था जो है वह भारतीय संविधान के द्वारा राज्य को संचालित करने के लिए सरकार का किया है। किस चीज का किया है? सरकार का। मतलब एक राज्य का संचालन करने में सरकार की व्यवस्था किया गया। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। अब आइए हम जानते हैं कि सरकार क्या होता है। देखिए, यह बेसिक वीडियो है, पूरा मतलब पॉलिटी का समझिए कि बैकबोन है। यह सब चीज को आप नहीं समझिएगा तब तक आपका पॉलिटी विषय जो है वह सुदृढ़ या मजबूत नहीं होगा। खास करके यह वीडियो उन लोग के लिए है जो कभी जीएस पढ़े ही नहीं। अगर इस तरह से आप पढ़िएगा आपको तब इंटरेस्ट जग जाएगा जीएस में। आप जब तक उसको पढ़िएगा नहीं तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ सीखने को मिलती है और उस चीज को आप लागू भी करते हैं। ठीक है, जैसे सरकार डेली न डेली आपको चौक चौराहे पर अपने दोस्त के यार के साथ जब बैठते हैं तो सरकार की एक बार न एक बार चर्चा हो ही जाती है। अब सरकार होता क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग बोल देते हैं सरकार ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, लेकिन सरकार है क्या? सरकार कैसे बनता है? इन सभी बातों को आप पॉलिटी में ही पढ़िएगा। इसलिए हम आपको अभी बता रहे हैं कि सरकार होता क्या है। सरकार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। बचपन में हम लोग पढ़े थे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह बंटवारा किसने किया था? यदि मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सरकार के 3 अंगों का बंटवारा किसने किया था? एक व्यक्ति था, ब्रिटिश स्कॉलर जिनका नाम था जॉन लॉक। एक व्यक्ति थे ब्रिटिश स्कॉलर जॉन लॉक नाम के। जॉन लॉक नामक विद्वान ने ही सरकार का 3 अंग बतलाया था। सरकार का पहला जो अंग है वह है विधायिका। सरकार का पहला अंग है विधायिका। दूसरा जो अंग है सरकार का वह है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा जो अंग है सरकार का वह है न्यायपालिका। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि सरकार के कितने अंग है तो 3। सरकार के कितने अंग है? 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। बंटवारा किसने किया? जॉन लॉक ने किया। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सरकार का चौथा स्तंभ कौन है? सरकार का चौथा स्तंभ कौन है? तो सरकार का जो चौथा स्तंभ है उसका नाम है मीडिया। उसका नाम है मीडिया। एडमंड बर्ग, नाम लिख लीजिएगा, एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग, एडमंड बर्ग नामक एक विद्वान है जिन्होंने सरकार के चौथी जो शाखा है उसको बताया मीडिया। मतलब मीडिया को सरकार का चौथा स्तंभ बताने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग ने मीडिया को चौथा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या सरकार का चौथा स्तंभ कहा। क्यों कहा है? सो देखिए, जैसे यह विधायिका, संसद में कोई भी काम हो रहा होता है, कोई भी नियम कानून बन रहा होता है, हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? मीडिया के माध्यम से मिलती है। कार्यपालिका कौन नियम लागू कर रहा है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मीडिया से मिलती है। आगे सरकार कुछ ऐसा भी कार्य करती है जो मामला न्यायपालिका में चला जाता है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मीडिया से मिलती है। तो सभी की सभी जानकारी हमें कहाँ से मिल गई? मीडिया से मिल गई। अगर मीडिया नहीं होती तो हमें वहां से जानकारी प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। अब देखिए कि सरकार के 3 अंग में पहला विधायिका हुआ, कार्यपालिका हुआ और न्यायपालिका हुआ।
अब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अंग का काम अलग अलग है। जैसे मीडिया का काम हुआ कि विधायिका जो कर रही है, कार्यपालिका जो कर रही है, न्यायपालिका जो कर रही है, वह जनता के बीच में लाए, चाहे प्रिंटिंग के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। हमको तो क्या मिल जाता है, सूचना तो मिल ही जाता है कि सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो यहाँ उसी तरह से विधायिका का भी काम है, कार्यपालिका का भी कुछ काम है और न्यायपालिका का भी कुछ काम है। आइए देखते हैं कि सरकार के 3 अंगों में कार्य क्या क्या किसका किसका है। पहले सरकार का 3 अंग हुआ। एकदम बेसिक वीडियो है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और नोट्स बनाते जाना है। जितना हम वीडियो डालेंगे आपका पॉलिटी का, वो सब का एक नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो, क्यों? क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक आपको बातें जो हैं वह समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पहला जो हुआ विधायिका, दूसरा जो हुआ कार्यपालिका और तीसरा जो हुआ वह हुआ न्यायपालिका। विधायिका का काम है विधि बनाना, विधायिका का जो काम है विधि का निर्माण करना। कहने का मतलब यह हुआ कि विधायिका, विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं सभी जगह पर क्या है, विधायिका है। चूंकि नाम से विधायिका मतलब चूंकि नाम से ही जाना जाता है कि विधायिका में क्या चीज का निर्माण होगा, विधि का निर्माण होगा। जो विधि विधायिका बना दिया वह कहाँ जाएगा, कार्यपालिका में जाएगा। कहाँ जाएगा, कार्यपालिका में। कार्यपालिका उस विधि को क्या करेगा, लागू कर देगा। ठीक है, उसके बाद उस विधि पर कोई व्यक्ति यदि नहीं चलता है, मतलब नियम कानून को नहीं मानता है, तो न्यायपालिका उसको क्या करेगी, दंडित करने का कार्य करेगी। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया कि विधायिका का काम विधि बनाना, कार्यपालिका का काम उस विधि को लागू करना और न्यायपालिका का क्या काम है, जो उस विधि विधान पर नहीं चलता है उसको क्या करने का काम करेगा, दंडित करने का काम करेगा, न्याय करने का काम करेगा। सरकार के यह 3 अंगों का कार्य अपना अलग अलग है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। एक खास बात हम आपको बताते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका, यहां से पहले समझिए कि विधायिका क्या है। विधायिका का काम हमने आपको बता दिया है कि विधि का निर्माण करना विधायिका का काम। अब देखिए कि हमने आपको यह चीज भी बताया कि विधायिका जो है वो प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में है और प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में विधि विधान बनता है। किसके लिए, पब्लिक के लिए, मतलब जनता के लिए। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं सभी देशों में विधायिका है, लेकिन नाम उसका क्या है, अलग अलग है। आइए देखते हैं। जैसे भारत की विधायिका है, तो आप लोग जानते होंगे कि भारत की जो विधायिका है उसका नाम है संसद। भारत की जो विधायिका है उसका नाम है संसद। ठीक है, भारत की जो विधायिका है उसका नाम है संसद। 2 और देशों के जो विधायिका है उसके बारे में हमको थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए, उसको भी हम आपको बताएंगे। भारत की विधायिका का नाम क्या हुआ, संसद हुआ। संसद के सदस्य को हम लोग सांसद कहते हैं। संसद के सदस्य को क्या कहेंगे, सांसद कहेंगे। ठीक है, तो संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और दूसरा जो होता है वह होता है राज्यसभा। लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अगर क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्वेश्चन का टाइप देखिए, भारत की विधायिका का नाम क्या है, आंसर हो जाएगा संसद। संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। यदि क्वेश्चन पूछे संसद के कितने अंग है, आंसर हो जाएगा 3। संसद के कितने अंग है, आंसर हो जाएगा 3। तीसरा जो अंग है वह है राष्ट्रपति। आगे हम आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 79 79 का जब हम अध्ययन करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो संसद एक टॉपिक ही है जिसको आगे हमको पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम आपको, चूंकि यह बेसिक चीज है, बेसिक बात बता रहा हूँ, इसीलिए हम यहाँ आपको बता दिए कि भारत के जो विधायिका है उसका नाम है संसद। संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा जो अंग है वह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 79 के तहत संसद का अभिन्न अंग माना गया है।
अब राष्ट्रपति का संसद में क्या काम है नहीं है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में संसद का जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ तक इतना ही समझिए कि भारत की विधायिका का नाम संसद है और संसद में कौन कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा अंग जो है वह राष्ट्रपति का। हम आपको दो देश के जो विधायिका है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दो देश के जो विधायिका है उसके बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। पहला जो देश है वह है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संसद का नाम पूछता है और यह भी पूछता है कि वहाँ जो सदन है उसका क्या नाम है, वहाँ के संसद का क्या नाम है और उसके दो सदन है उसका क्या क्या नाम है। दूसरा ब्रिटेन। यह दो देशों के संसद का नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुतों बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी हम चूंकि भारत की विधायिका को पढ़ रहे हैं इसलिए इस चीज को बता रहे हैं क्योंकि अभी बेसिक में ही आता है। पूरे पॉलिटिक पढ़ लीजिएगा, कहीं चर्चा नहीं है कि यूएसए या ब्रिटेन का जो संसद है उसका नाम क्या है। इसको यही हम बेसिक में बता दे रहे हैं कि यूएसए का विधायिका और ब्रिटेन का विधायिका का नाम क्या है और भारत के किस सदन पर किसका प्रभाव है। यूएसए का जो विधायिका है उसका नाम है कांग्रेस। यूएसए का जो विधायिका है उसका नाम है कांग्रेस और ब्रिटेन का जो विधायिका है उसका नाम है पार्लियामेंट। ब्रिटेन का जो विधायिका है उसका नाम है पार्लियामेंट और यूएसए का जो विधायिका है उसका नाम है कांग्रेस। लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा और जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब शूट करेंगे तो उसमें आपका जो समस्या है उसके बारे में मैं यहाँ पर निदान कर देंगे। तो यूएसए के बारे में हम आपको बताएं कि यूएसए का जो विधायिका है वह कांग्रेस है, ब्रिटेन का जो विधायिका है वह पार्लियामेंट है। अब कांग्रेस के दो सदन है और पार्लियामेंट के भी दो सदन है। आइए देखते हैं कौन कौन। कांग्रेस का जो पहला सदन है, कांग्रेस का पहला सदन और उच्च सदन जिसको कहा जाता है वह है सीनेट, वह है सीनेट। और दूसरा जो सदन है वह है प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि। लिखते जाइएगा, प्रतिनिधि सभा। कांग्रेस का पहला सदन सीनेट और दूसरा सदन प्रतिनिधि सभा। यूएसए का विधायिका का नाम कांग्रेस, कांग्रेस का दो सदन सीनेट और दूसरा प्रतिनिधि सभा। यहाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का पहला जो सदन है उसको कहा जाता है कॉमन सभा, हिंदी में उसको बोला जाता है आम सभा। और दूसरा जो सदन है कांग्रेस का उसको बोला जाता है प्रभु सदन, प्रभु सदन, प्रभु सदन। इसको सीनेट बोला जाएगा। कांग्रेस के प्रथम सदन सीनेट, दूसरा सदन प्रतिनिधि सभा। ब्रिटेन का विधायिका का नाम पार्लियामेंट, पहला सदन आम सभा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन सभा, कॉमन, कॉमन सभा। लिखते जाइएगा। पार्लियामेंट का पहला जो सदन हुआ आम सभा जिसको हम लोग कॉमन सभा बोले। प्रभु सदन जिसको लॉर्ड सभा बोला जाता है, LORD, लॉर्ड, SADHA, लॉर्ड सभा प्रभु सदन होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कैसे आता है सो देखिए। पहला क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन जाएगा कि यूएसए का विधायिका का नाम क्या है, आंसर हो जाएगा कांग्रेस। दूसरा क्वेश्चन आपका यह बना कांग्रेस के कितने सदन होते हैं, दो सदन सीनेट और प्रतिनिधि सभा। ब्रिटेन के विधायिका का नाम क्या है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का दो सदन कौन है, आम सभा और प्रभु सभा। अब यहाँ यह देखने का बात है कि भारत में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं संचालित किया जाता है कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ से आता है। पहले क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के जो विधायिका है, भारत के विधायिका का नाम संसद है। संसद में लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। यहाँ भारत में जो विधायिका है इसका नाम है संसद। संसद नाम है भारत की विधायिका का नाम। यहाँ देखिए यह यूएसए है, यहाँ यूएसए है, यूएसए का जो विधायिका है उसका नाम जो है वह है कांग्रेस। यूएसए का विधायिका जो है उसका नाम क्या है, कांग्रेस। यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि भारत में जो एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस के दो सदन हम आपको बताएं। एक सदन जो बताया, पहला जो सदन हम आपको बताया सीनेट बताया और दूसरा जो सदन है उसको हम प्रतिनिधि सभा बोलते हैं।
प्रतिनिधि सभा। अब दूसरा हम आपका जो देश बताया है उसका नाम क्या था? ब्रिटेन। ब्रिटेन, और ब्रिटेन के जो संसद है उसका नाम हम आपको बताए थे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बताए थे। अब पार्लियामेंट के हम आपको बताए थे दो सदन। पहला हम आपको बताए थे क्या? पहला आपको बताए थे कॉमन सभा, और दूसरा जो हम आपको बताए थे प्रभु सभा या प्रभु सदन इसको कहिए। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है संसद के परिप्रेक्ष्य में, संसद के दो सदन, लोकसभा और दूसरा सदन राज्यसभा। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं सो देखिए। सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि यूएसए के कांग्रेस या कांग्रेस के किस सदन का प्रभाव लोकसभा पर पड़ा है और किस सदन का प्रभाव राज्यसभा पर पड़ा है। ब्रिटेन के किस सदन का प्रभाव लोकसभा पर पड़ा है और किस सदन का प्रभाव राज्यसभा पर पड़ा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। भारत में उच्च जो सदन है वह राज्यसभा। भारत में उच्च सदन कौन है? राज्यसभा, और निम्न सदन जो है वह लोकसभा है। भारत में लोकसभा कैसा सदन हो गया? निम्न सदन, और राज्यसभा उच्च सदन। अब निम्न पर प्रभाव पड़ेगा निम्न का और उच्च पर प्रभाव पड़ेगा उच्च का। तो पहले कांग्रेस के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि उच्च सदन कौन है। तो कांग्रेस का जो उच्च सदन है वह होता है सीनेट और निम्न सदन होता है प्रतिनिधि सभा। ध्यान से देखना है, कांग्रेस का उच्च सदन कौन हुआ? सीनेट, और कांग्रेस का निम्न सदन हो गया प्रतिनिधि सभा। भारत के बारे में बताया कि लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। ब्रिटेन में उच्च सदन जो है वह प्रभु सदन को कहा जाता है और निम्न सदन जो है वह कॉमन सभा को कहा जाता है। इतना चीज क्लियर है। अब देखिए, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा पर कांग्रेस के किस सदन का प्रभाव पड़ा, तो लोकसभा निम्न है और प्रतिनिधि सभा भी निम्न है। तो प्रतिनिधि सभा का जो इंपैक्ट है, मतलब प्रभाव है, वह किस पर पड़ गया? लोकसभा पर। यह सीनेट उच्च सदन है तो सीनेट का प्रभाव किस पर पड़ गया? राज्यसभा पर। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के लोकसभा पार्लियामेंट में किस सदन का प्रभाव पड़ा, तो लोकसभा निम्न सदन है और कॉमन सभा निम्न सदन है, तो कॉमन सभा का प्रभाव लोकसभा पर पड़ गया और प्रभु सदन का प्रभाव राज्यसभा पर पड़ गया, क्योंकि पार्लियामेंट का उच्च सदन प्रभु सदन और निम्न सदन कॉमन सभा है। तो यहाँ रीजनिंग टाइप से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस सदन का प्रभाव लोकसभा पर पड़ा है और कांग्रेस के किस सदन का प्रभाव राज्यसभा पर पड़ा है, पार्लियामेंट के किस सदन का प्रभाव राज्यसभा पर पड़ा है, पार्लियामेंट के किस सदन का प्रभाव लोकसभा पर पड़ा है। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें। तो आज हमने यह चीज पढ़ा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं और 3 अंग में विधायिका के बारे में हमने आपको बताया कि विधायिका जो है वह क्या करती है? विधि का निर्माण करती है। और भारत में जो विधायिका है उसका नाम क्या है? संसद। तो संसद के बारे में हम आपको बता दें कि संसद होता क्या है भारत में। उसके परिप्रेक्ष्य में हम अमेरिका के संसद का नाम और ब्रिटेन के संसद का नाम पढ़ ली। आगे हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कार्यपालिका के बारे में। सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका, और कार्यपालिका के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? जो विधायिका विधि बनाता है उसको क्या करना होता है? लागू करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्यपालिका का क्या कार्य है, कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नियम कानून कैसे बनता है जो लागू करता है कार्यपालिका, इसके बारे में हम बेसिक चीज आपको हम बताएंगे। यह वीडियो जो पॉलिटी का फर्स्ट सीरीज है, यह आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सुझाव भी दीजिएगा कि सर और भी कुछ इसमें चाहिए, उसको हम ध्यान में रखते हुए और भी जो वीडियो बनाएंगे, या आपका जो क्वेश्चन होगा
आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमेंट का आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।